Hello everyone, welcome to Anusqualify. I am Satyam Kumar, your science faculty, and today we are going to study about the germination of seed. तो आज हम जानेंगे कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है। हम डेली अपने लाइफ में देखते हैं कि रात में हम चना जो होता है जो हम डेली सुबह खाते हैं, क्या करते हैं कि रात में हम भिगो के उसे रख देते हैं, तो आफ्टर नाइट इट्स बिकम वाइट कलर ऑफ रेडिकल्स फ्रॉम दैट ग्राउंड। तो चना से क्या होता है, व्हाइट कलर का रेडिकल्स बाहर आता है, वो पोर्स टाइप का, रूट्स टाइप का। यही प्रोसेस जो है वो है जर्मिनेशन। और ये आगे जाके धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब डेवलपमेंट होता है, डेवलप होते होते एक पूरा बड़ा सा प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कैसे जब इसको मॉइस्चर मिला, इस सीड को जो मॉइस्ट मिला, इसको उस टाइप का फेवरेबल कंडीशन मिला, तो ये कैसे अपने जर्मिनेट किया और एक बड़ा सा प्लांट में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वही बात है कि जब कोई सीड अपने आप को किसी प्रोसेस के थ्रू जब डेवलपमेंट होता है उसमें, और वो अपने आप को एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट करता है, तो उसे वो क्या कहते हैं? जर्मिनेशन करते हैं। जैसे मैंने बात किया था चना के बारे में, तो आप उस चने को और डेली वाटरिंग करते रहेंगे तो देखिए कि वो रेडिकल्स धीरे धीरे और डेवलप होगा। आफ्टर सम टाइम उसमें एक बेबी प्लांट बाहर आएगा। तो यही था प्रोसेस, इसी को कहते हैं जर्मिनेशन। अब हम इसको और डिटेल से देखते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस देखते हैं कि इसमें कैसे टाइम टू टाइम कैसे एक पूरा डेवलपमेंट होता है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहला कंडीशन होता है जर्मिनेशन के लिए, वो होता है मॉइस्चर। क्योंकि सीड को जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा वो जर्मिनेशन स्टार्ट में नहीं। तो देखिए मॉइस्चर तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम डेली अगर उसको भिगो के और फिर छोड़ देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, वो फिर ड्राई हो जाएगा और वो सीड खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा चीज यूज करते हैं उसको, ताकि वो क्या हो कि उस जो मॉइस्चर हो वो इन्वायरमेंट में होल्ड हो सके। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग सॉइल यूज करते हैं। सबसे सस्ती चीज होती है, जहां तक वही मिल गई। तो सीड हम लोग क्या करते हैं कि सीड को सॉइल में दबा देते हैं, सॉइल से ढक देते हैं एंड उसमें वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग करने से क्या होता है कि मॉइस्चर भी उसको मिल गया इन्वायरमेंट में, और सॉइल जो है मॉइस्चर को थोड़ा सा होल्ड करता है, जिससे क्या होता है कि उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, अब जब जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें दिखता है वो होता है इसका रूट। अच्छा, वो रूट क्या होता है? तो रेडिकल्स होता है। आपको जो ये व्हाइट वाला दिखता है ना, चना, जब हम लोग चना को स्प्राउट करते हैं, जो व्हाइट कलर का जो बाहर दिखता है सीड से आउटकम, वो और कुछ नहीं, वो रेडिकल्स होता है। ये क्या होता है? रेडिकल्स, जो कि आगे जाके रूट में चेंज हो जाएगा। ये आगे जाके क्या रूट में फॉर्मेशन होगा, यही आगे जाके रूट में कन्वर्ट होगा। देखिए यही रेडिकल्स है जो कि धीरे धीरे डेवलपमेंट इसमें टाइम टू टाइम हो रहा है, और ये पूरा एक प्लांट का रूट के रूप फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, अब यहां से एक मन में एक सवाल आता है कि आखिर रेडिकल से क्यों पहले रेडिकल से क्यों आया, आखिर और कुछ क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कोई भी सीड है उसको जर्मिनेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स करेगा। अगर उसमें जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन से के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स, फेवरेबल कंडीशन। और उस कंडीशन में रहने के लिए रूट सबसे जरूरी होता है, ताकि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, और ढेर सारे जो प्रोसेस है उनमें मदद कर सके। अब क्या, जब रूट्स डेवलप हो गए, रेडिकल्स निकल आए, तो रेडिकल्स के बाद धीरे धीरे जब टाइम टू टाइम और उसमें डेवलपमेंट होगा, तब उसमें जो डेवलप होगा रेडिकल्स के बाद वो होगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? हाइपोकोटाइल को हम कह सकते हैं कि ये वो पार्ट होता है स्टेम का, यानी तना का वो पार्ट होता है जो सॉइल के ऊपर और कोटिलिडन के नीचे। आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? कोटिलिडन है। अब ये कोटिलिडन क्या है, इसके लिए आप पीछे वाले लेक्चर को जरूर देखिए। हम यहाँ पे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक ना? तो ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल क्या है कि ये कोटिलिडन और सॉइल के बीच का जो स्टेम होता है उसी को कहते हैं हाइपोकोटाइल। अच्छा, सिमिलरली ये कैटलिडन के ऊपर वाला स्टेम, इसको कहते हैं क्या? इपिकोटाइल।
यानी हाइपोकोटाइल कोटिलिडन के नीचे, एपिकोटाइल कोटिलिडन के ऊपर। सिंपल सी बात है, डेटा जरूरी है, डेटा को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक सवाल आता है कि हमें मॉइस्चर क्यों चाहिए। तो मॉइस्चर हमें प्लांट के जर्मिनेशन के लिए भी चाहिए, और जो पहला चीज है वो ये है कि हमने बात किया था कि जो सीड कोट होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सीड को। अच्छा, उस सीड कोट को जब तक हम नर्म नहीं करेंगे तो उसके अंदर से रेडिकल्स बाहर कैसे आएंगे। तो उनको नर्म बनाने के लिए, उनको थोड़ा वीक बनाने के लिए हम लोग मॉइस्ट करते हैं। जिससे ही सीड को मॉइस्ट होता है तो सीड कोट थोड़ा सा नर्म पड़ जाता है और उससे फिर रेडिकल्स बाहर आते हैं। तो ये था प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया कि जब इसमें डेवलप हो गए हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के बाद डेवलप होगा फर्स्ट ट्रू लीफ, फर्स्ट ट्रू लीफ। यही फर्स्ट ट्रू लीफ, और ये फर्स्ट ट्रू लीफ 2 होगा या 1 होगा, ये डिपेंड करता है कोटिलिडन में। इसके लिए भी आपको पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, हमने उसमें अच्छे से बात किया है। तो चलिए, यहां से तो ये डिसाइड हो गया कि हाइपोकोटाइल के बाद कौन क्या डेवलप होगा, फर्स्ट ट्रू लीफ होगा डेवलप। अच्छा, फर्स्ट ट्रू जब लीफ डेवलप हो गया तो हम जानते हैं कि प्लांट में भोजन कौन बनाता है, लीफ बनाता है। अब जब लीफ भोजन बना रहा है तो क्या कोटिलिडन का जरूरत है, क्योंकि कोटिलिडन क्या करता है, तब तक प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है जब तक उसमें फर्स्ट ट्रू लीव्स ना निकल जाए। अर्थात कोटिलिडन अपने अंदर फूड स्टोर करता है, कब तक, किस लिए, क्योंकि प्लांट का जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। अब क्योंकि फर्स्ट ट्रू लीव निकल गया, अब तो ये खाना बनाएगा। अब ये खाना बनाएगा तो क्या कोटिलिडन की जरूरत है, नहीं है। जब इसकी जरूरत नहीं है तो ये नीचे आउट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा प्लांट से और सॉइल में डिजोल्व हो जाएगा। और आफ्टर यहाँ के बाद एक बेबी प्लांट हमारे सामने उभर के आएगा। अब इस पूरे बेबी प्लांट को हम मात्र 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सॉइल के अंदर जिसको रूट, और एक सॉइल के बाहर जिसको शूट। तो ये था एक सीड से एक प्लांट तक की जर्नी, जो कि हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में बताने का प्रयास किया। तो चलिए, अब हम जानते हैं इसके आगे। देखिए, होता क्या है कि ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि सीड जो है मदर प्लांट के पास ही हो। ये तो डिपेंड करता है हम लोगों पर, हमारा मन हो। हम जैसे बहुत सारे प्लांट को क्या करते हैं कि उसके मदर प्लांट के पास में लगाते हैं। अब बहुत सारे सीड ऐसे हैं जिनको मदर प्लांट से हम थोड़ा सा डिस्टेंस में लगाते हैं। जो मदर प्लांट के पास लगाते हैं वो नियर टू मदर प्लांट हो गया। जिसको डिस्टेंस में लगाते हैं वो क्या होगा, डिस्टेंस प्लांट। अच्छा, अब क्योंकि हम डिस्टेंस प्लांट से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, यानी डिस्टेंस दूर ले गए सीड को, तो मदर प्लांट से सीड को दूर करना यानी अलग करना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सल। जो कि देखिए हम आगे बात करने वाले। यानी प्लांट से, यानी किसी मदर प्लांट से उसके सीड को अलग करना, फिर चाहे पर्पस कोई भी हो, चाहे हम उसका हमारा पर्पस लगाना हो, चाहे हमारा पर्पस खाना हो। जैसे मैंगो की बात करें तो क्या पर्पस होता है, खाते हैं हम उसे। फिर उसके सीड को जहाँ पर आपकी इच्छा होती है आप वहाँ पे बो देते हैं या कचड़े में फेंक देते हैं। आप देखते होंगे कि आप जब मैंगो के जो सीड होते हैं आप जब कचड़े में फेंकते होंगे तो वो कचड़ा जो मॉइस्ट अगर रहता होगा उस जिसका जहाँ पे कचरा है तो वहीं पे स्प्राउट कर जाता होगा, वहीं पे एक बेबी प्लांट मैंगो का आपको अक्सर मिल जाता होगा एग्जाम्पल। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने डिस्पर्सल किया किसका, सीड का, उसके मदर प्लांट से, एंड देन वी थ्रो आउट एनीवेयर एंड इट्स जर्मिनेशन कैन बी इज हेल्डिंग इन दैट सीड। तो ये था। अच्छा, अब बात करते हैं कि डिस्पर्सल जो है क्या किसके किसके थ्रू होता है। तो देखिए, डिस्पर्सल अपने आप कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे आम पक गया, ठीक है, तो क्या आम पकने के बाद ऑटोमेटिक नीचे आएगा, नहीं आएगा। उसमें भी फैक्टर है, हवा चलेगी, प्लांट में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और उसका जो जिस स्टेम से वो कनेक्टेड होगा मैंगो, वो क्या सूख जाएगा। तो सूखने के बाद क्या होगा, उस हवा के दोलन के कारण जो दोलन उत्पन्न हुआ है वृक्ष में, उसके कारण वो नीचे आएगा। तो जिसके कारण मदर प्लांट से उसका सीड अलग हुआ है वो एजेंट कहलाता है। एजेंट मतलब जो सिंपल सी बात है कि जो मदर प्लांट है, मदर प्लांट से उसके सीड को जो अलग कर रहा है यानी करने वाला, वो एजेंट कहलाता है।
अब देखते हैं कि ये किसके किसके द्वारा हम अक्सर हमारे आसपास में होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं विंड यानी हवा की। हवा भी एक एजेंट है डिस्पर्सल का, हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। वाटर भी है, सिमिलरली एनिमल भी है, और एक नया जो कि एक्सप्लोजन है। देखिए, एक्सप्लोजन एजेंट है, बट ये किसी और के द्वारा नहीं होता, ये प्लांट खुद ब खुद एक बिहेवियर होता है प्लांट का, एक प्लांट का एक बिहेवियर होता है। ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट में ये बिहेवियर पाया जाता है, हम इसके बारे में देखेंगे। और क्योंकि इस प्रोसेस में सीड जो है फैल जाते हैं, मदर प्लांट से दूर हो जाते हैं, तो हमने भी इसे क्या किया, एक एजेंट के रूप में कंसिडर किया है। तो चलिए हम देखते हैं और इसे अच्छे से डिटेल में देखते हैं। देखिए, जब हमने विंड की बात की, नहीं हवा की, तो देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, हम अपने गांव घरों में गर्मियों के मौसम में बहुत सारा देखते हैं कि क्या होता है कि व्हाइट कलर के फर टाइप के, इस टाइप के ये डेंड्लियोन्स क्या होते हैं, ये डेंड्लियोन्स होते हैं। और जो कहीं दूर दराज से, आपको मालूम भी नहीं होगा, कई बार कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि वो आ कहाँ से रहे, बट वो आते हैं, वो हवा के फ्लो में फ्लो करते करते वो आते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एजेंट कौन है? विंड है, हवा, और हवा के द्वारा वो डेंड्लियोन्स का जो है वो डिस्पर्सन हो रहा है। देखिए यही है, इसमें क्या होता है, ये ब्राउन कलर के जो सीड्स होते हैं, इसमें एक ब्राउन कलर के देखिए सीड्स होते हैं इस टाइप के नोक पे, और इसमें एक व्हाइट कलर का स्ट्रिप सा निकल के, और इसमें बहुत सारे फर इस टाइप से। आपने हेलीकॉप्टर देखा है? ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, बट हेलीकॉप्टर जैसा कंसिडर कर सकते हैं इसे। हेलीकॉप्टर में क्या होता है, एक पंख होता है बड़ा वाला, वो जब घूमता है तो हेलीकॉप्टर हवा में क्या होता है, वो फ्लो करता है। सिमिलरली ये भी उस कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। होता क्या है कि इसका जो फर है ये हवा में होल्ड हो जाता है, और फिर विंड जैसे इससे फ्लो करता है, ये विंड के साथ फ्लो करता है। हवा जहाँ जितने दूर तक जाएगी, ये सीड्स उतनी दूर तक जाएगा। तो यही था ये प्रोसेस। अच्छा, ये सीड डेंड्लियोन्स के सीड होते हैं, डेंड्लियोन्स डेंड्लियोन्स के सीड, ये डेंड्लियोन्स के सीड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर के केस में। देखिए, वाटर का जो केस होता है, वाटर के ज़्यादा केसेस में हमें एग्जाम्पल जो है बीच पे ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो नारियल वगैरह का पेड़ होता है या पाम वगैरह, वो ज़्यादा खारे पानी के नज़दीक जर्मिनेट करता है, क्योंकि उसे खारे पानी ज़्यादा चाहिए, उसके जर्मिनेशन के लिए खारा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, जब खारा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए तो वही मिलेगा ना जहाँ खारा पानी का सोर्स हो। तो खारा पानी का सोर्स कहाँ पे होता है? ज़्यादा समुद्र के पास, जहाँ पे बीच वगैरह। तो क्या होता है कि जब आप बीच पे जाएंगे गर्मियों के मौसम में, तो आपको ढेर सारा क्या दिखेगा कि जो कोकोनट्स के सीड हैं, आसपास में पेड़ हो या ना हो, बट कोकोनट्स के सीड आपको लहर में तैरते दिख जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट कहीं और है, लेकिन उसका जो डिस्पर्सल हुआ है सीड का, वो किसके द्वारा हुआ है? वाटर के द्वारा हुआ है। और वाटर अपने साथ उसके सीड को बहा कर कहीं दूर दराज से आपके पास लेकर आती है। देखिए, इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। देखिए कैसे ये वाटर की जो लहर है, ये इस सीड को अपने साथ बहाकर यहाँ पे लाके छोड़ गई। अब क्या होगा कि जब इसको ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो यहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर के द्वारा डिस्पर्सल हुआ सीड का। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोजन। हमने बात किया था आपको कि एक्सप्लोजन इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट। देखिए होता क्या है, अक्सर बहुत सारे जंगल में, आप अफ्रीकन जंगल में जाइए या अमेरिकन जंगल में जाइएगा, यानी जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो ऐसे जगह पे ज़्यादा जर्मिनेट करते हैं, अच्छे से जर्मिनेट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम जंगल वगैरह में जाएंगे, आप अमेरिकन या अफ्रीकन जंगल में, आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट दिख जाएंगे, चाहे वो ककम्बर हो, चाहे वो बेलास्टिक प्लांट हो। बेलास्टिक प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है कि मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, द बेलास्टिक प्लांट हैविंग
बॉम्ब लाइक अ सीड। उसका जो सीड ब्लास्ट होता है तो आप यकीन कीजिए कि उसका सीड का जो स्पीड होता है इट्स 70 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेरी हाई स्पीड। ये हार्मफुल, ये इंसान को भी हार्म कर सकता है। 70 मीटर पर सेकेंड इट्स एनफ स्पीड फॉर हार्मिंग अ एनिमल टू, है ना। किसी एनिमल को भी हार्म करने के लिए ये काफी है 70 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ऐसे प्लांट ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो क्या करते हैं कि अपने फूड को, फ्रूट को एक्सपोज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे भी साइंस है। साइंस हर जगह है, आप बने रहिए, हम हर एक चीज को, हर चीज का पोल खोलेंगे। देखिए होता क्या है, साइंस, इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे एग्जांपल समझिएगा। आप एक बोतल में हवा कब तक भर सकते हैं? जब तक वो बोतल का प्लास्टिक जो बोतल है उसका स्ट्रेंथ कायम रह सके। अब उसका स्ट्रेंथ जब डिफीट कर जाएगा इंटरनल प्रेशर को, तो क्या होगा? वो ब्लास्ट कर जाएगा। सिमिलरली सेम साइंस यहाँ पे कंडक्ट होता है। इसके अंदर जो होते हैं ना सीड के पॉट्स, सीड पॉट्स मतलब क्या है? जिसमें सीड होते हैं। अब ये सीड पॉट में अंदर क्या हो रहा है कि इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब बढ़ रहा है तो जैसे ही हट से डिस्टर्बेंस मिलता है इसको, ये ब्लास्ट करता है। अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है और इसी कारण ब्लास्ट करता है। जैसे ही ब्लास्ट किया तो उसके ब्लास्ट से सीड का स्पीड इंक्रीज हो जाता है और वो प्लांट से दूर हो जाते हैं। और प्लांट से दूर होना ही क्या है? डिस्पर्सल है। और यहाँ पे डिस्पर्सल किसके कारण हुआ है? एक्सप्लोजन के कारण हुआ है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी क्यों ऐसा होता है। ये है कुकुम्बर, यही मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए यही कुकुम्बर है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में जो, और लिक्विड के बीच बीच में सीड होते हैं जी, वे इनको डिस्टर्बेंस कर मिलता है ना। यहाँ से देखिए इसको डिस्टर्बेंस मिला एंड द इंटरनल प्रेशर इतना था कि ये सारा सीड जो है और लिक्विड के सहित क्या हो गया? सीड पॉट से बाहर आ गए। तो ये था एक्सप्लोजन के थ्रू, ये था एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्सल। अब हम बात करते हैं एनिमल। देखिए एनिमल में हम भी आते हैं, चिड़िया भी आती है, बर्ड्स भी, एनिमल्स सभी कुछ आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हम डेली आम के सीजन में आम खाते हैं सही बात है। लेकिन क्या जो हम आम खाते हैं वो हमारे घर, हमारे गाँव में से ही सिर्फ आया होता है? नहीं, हम आम खा रहे होते हैं पटना में, बट वो आ रहा होता है लखनऊ, आ रहा होता है कहीं केरल वगैरह से। तो उतनी दूर से जो सीड का, उस मदर प्लांट कहीं और है केरला में, लेकिन मदर प्लांट से सीड का ट्रेवल आके पटना में होना, इट्स डिस्पर्सल नहीं हुआ। ये डिस्पर्सल नहीं हुआ, ये किसके द्वारा हुआ? एनिमल के द्वारा। अच्छा, अगर हम बर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक सटीक एग्जाम्पल देखिए दिया गया है कि बर्ड क्या कर रही है कि जो सीड है उनको खा रही है, लेकिन अब वो लगता है कि ये सारे सीड्स को डाइजेस्ट कर लेगी। पॉसिबल है? नहीं करेगी। अच्छा, जब नहीं कर पाएगी सीड्स को डाइजेस्ट, तब ये कहीं जाके उस वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालेगी, पॉटी के फॉर्म में। अब वो जो पॉटी सॉइल में मिक्स होगा, बस उसके बाद तो फिर जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, उसको वाटरिंग मिला, कहीं से मॉइस्ट मिला, वो वहीं से जर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में किसके द्वारा हुआ? बर्ड के। और बर्ड भी क्या है? एनिमल के, तो एनिमल के केस में हुआ बर्ड भी, और यहाँ से एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल हुआ। सेम वही एग्जाम्पल दिखाया गया। अच्छा, इसको और एग्जाम्पल भी इससे समझ सकते हैं कि मानो कोई बर्ड्स है, नीम का पेड़ है, और वहां से वो बर्ड ने क्या किया कि नीम को वहां से कलेक्ट करके अपने नेस्ट में ले गया। अब क्योंकि वो नेस्ट में खा रहा है तो जो सीड होगा वो तो फल ही खाएगा ना, सीड के ऊपर का परत खाएगा, सीड नहीं खाएगा। तो सीड जो वहां पे गिरा दिया तो वहां उस सॉइल में मिक्स होगा, फिर वहां जैसे उसको मॉइस्ट मिलेगा फिर वहां पे जर्मिनेशन होगा। तो ये, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सीड से हट के। अच्छा, अब ये क्या बात है? तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि एक प्लांट का डेवलपमेंट सीड से ही हो। मैं ये सच्चाई है। आप अपने डेली लाइफ में भी ये देखते होंगे। आपके घर में एलोवेरा होगा, स्नैक प्लांट होगा, ये सारे क्या होते हैं? इनके सीड्स नहीं आते। हम क्या करते हैं, इनके लीव्स को कट करके जब हम सॉइल से दबो देते हैं और वाटरिंग कर देते हैं, इनके लीव्स से ही रेडिकल्स, रूट्स बाहर आते हैं। तो ऐसे जिस जर्मिनेशन में, अगर जिस प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए हमें सीड की जरूरत नहीं होती है, हम सीड का मेथड यूज ना करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच वी जर्मिनेट द प्लांट थ्रू देयर पार्ट्स। उसके पार्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। देखिए अब पार्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? पार्ट्स में रूट भी हो सकता है,
है ना। रूट्स भी पार्ट है प्लांट का, तो प्लांट का रूट्स भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, और सिमिलरली पोर्स भी हो सकते हैं। देखिए पोर्स क्या होता है, पोर्स एक सीड टाइप का एक सेल होता है, सिंगल सेल, जो कि लीफ में पाया जाता है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, देखिए हम आगे एग्जाम्पल में बात करते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखिए होता क्या है, हम डेली लाइफ में कैरेट खाते, कैरेट मूली वगैरह खाते हैं ना। आप क्या करना कि कैरेट को खाने से पहले ये पार्ट इतना सा काट लेना और इसको आप खा लेना, और इस पार्ट को अगेन आप जब सॉइल में दबो दोगे और पानी से इसको जब वाटरिंग करोगे, इसका वाटरिंग करोगे, देन आफ्टर सम टाइम यू विल सी द कैरेट इज डेवलप्ड इन फुल साइज अगेन। ये पूरे फुल एक कैरेट में डेवलप हो जाएगा। तो ये था रूट का केस। यहाँ पे कैरेट क्या है, रूट तो एक ही है। कैरेट का जो प्लांट होता है उसके किस पार्ट से ये डेवलप हुआ है, रूट के पार्ट से। अच्छा अब बात करते हैं ये पोटैटो। पोटैटो हम लोग डेली लाइफ में इतना खाते हैं कि वो फिर पोटैटो ही पोटैटो तो होता है। पोटैटो केस में क्या होता है कि हम जब उस पोटैटो का जर्मिनेशन करते हैं प्लांट का, तो क्या करते हैं, पोटैटो को बहुत सारे पार्ट में काट देते हैं अलग अलग, और उस छोटे छोटे से पार्ट को सॉइल में दबाकर फिर उसे वाटरिंग करते हैं, और फिर उस छोटे छोटे पार्ट से एक प्लांट का डेवलपमेंट होता है, और फिर कई सारे पोटैटोज उसमें आते हैं। तो ये था प्रोसेस। और इसे भी सिमिलरली पोटैटो क्या है, रूट से तो है प्लांट का। अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। देखिए आप जब नर्सरी वगैरह में जाइएगा, नर्सरी मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्लांट फ्लावर के जो मिलते हैं, नर्सरी को कहते हैं उनको। अब जब नर्सरी वगैरह में जाइएगा तो आप देखिएगा कि जब आपको प्लांट खरीदिएगा कोई फ्लावर का, तो आप देखिएगा कि वो स्टेम से इस टाइप का ये सॉइल का बैग होगा, और यहाँ पे स्टेम से और ये निकला होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो सीड से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका स्टेम से डेवलपमेंट हुआ है। होता क्या है कि हम रोज के प्लांट का, हम मान लिए कि यहाँ से इसको कट कर दिए या स्टेम निकाल लिए, अब क्या किए, इसको हम सॉइल में इसे इसको दबा दिए, ये सॉइल है, और फिर इसको हम वाटरिंग किए। इसका क्या किए, वाटरिंग। क्या होगा, आफ्टर सम टाइम न्यू ब्रांचेस आर गोइंग टू डेवलप फ्रॉम दिस पार्ट। तो यहाँ से क्या हुआ है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्टेम से एक नया प्लांट का जर्मिनेशन हो रहा है। तो ये रहा स्टेम से। अब हम बात करते हैं लीफ से। देखिए कैक्टस वगैरह देखा ही होगा आपने, रेगिस्तान वगैरह में कैक्टस नहीं, अगर आप जनरली गांव वगैरह में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कैक्टस लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें कांटे वगैरह ऐसे होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें इसका जो जर्मिनेशन होता है न्यू प्लांट का, वो सीड से नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, इसमें होता क्या है कि इसका जो लीफ है, लीफ का जो एज होता है ना, एज मतलब क्या है, जैसे मैं इस हैंड की बात करूं, मैं सपोज दैट ये लीफ है, तो इसका जो एज है यानी यहाँ पे इस पार्ट पे, इस तरह के बीच में नहीं, यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा, इसका इस पार्ट पे होगा जर्मिनेशन, इस साइड पे। तो इसे वो कहते हैं एज। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यू प्लांट, उसी का जो बेबी प्लांट होगा यहाँ पे डेवलप होता है, और उसमें रूट्स भी, इसमें रूट्स भी निकलेंगे। अब क्या होगा कि जब ये पूरा ये सूख जाएगा, तो क्योंकि ये सूख गया है और इसमें एक बेबी प्लांट डेवलप हो गया है, जब ये गिरेगा तो सारा रूट्स फिर सॉइल में जाके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लेंगे, और फिर एक नया बेबी प्लांट डेवलप। तो ये था लीफ से। सिमिलरली ये फर्न है, ये फर्न के प्लांट है। देखिए होता क्या है, इसमें जो आपको पोर्स दिख रहा है ना, ये सीड नहीं है। देखिए सीड समझने की गलती मत कीजिएगा, इट्स अ सिंगल सेल। ये प्लांट का सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल इतना पावरफुल है कि ये सॉइल में जैसे ही मिक्स होता है, यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होता है। ये सीड के जैसा ही काम करता है, बट ये सीड नहीं है। तो ये रहा पोर्स के द्वारा डेवलपमेंट, ये रहा लीफ के द्वारा, ये रहा स्टेम के द्वारा, एंड सिमिलरली दिस टू आर फ्रॉम रूट्स। तो यहाँ से हमने ये जाना कि कतई जरूरी नहीं है कि एक प्लांट का जर्मिनेशन यानी एक प्लांट का होना उसके सीड से निर्धारित होता है, यानी हम उस प्लांट, किसी प्लांट के पार्ट से भी हम एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए किसी एक प्लांट को बोना और किसी एक प्लांट के का ही हजारों प्लांट का बोना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। हम किसी एक रोज का प्लांट लगाते हैं गमले में ताकि हम उसे देखें, वो खूबसूरत लगे, हमारी घर की शोभा बढ़ाए। लेकिन आप पूरे टेरिस पे
एकदम लाखों गमले में अगर रोज का प्लांट ही लगाते, क्या ये शोभा बढ़ा रहा है? नहीं, इट्स अ मास प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्लांट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तब आप क्या कर रहे हैं कि उसका खेती कर रहे हैं। आप उसको क्या करेंगे, आप उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। जब वो हो जाएगा तो उसे आप उस फूल को मार्केट में सप्लाई करेंगे, उससे आपको अर्न होगा, इनकम होगा। तो ये होता है एग्रीकल्चर। क्या होता है? द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर द फूड एंड अदर पर्पस। अच्छा, फूड यानी तो जैसे मैंने राइस की बात करूं, चावल की खेती होती है, तो चावल की खेती क्या हम लोग खाने के लिए करते हैं? आपको लगता है कि आपके पिताजी जितना चावल उगाते होंगे सारा आप अपने घर में खा लेते होंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं खा पाओगे। होता क्या है कि जितने हमें फूड के रूप में जरूरत होती है हम उसे स्टोर कर लेते हैं, एंड जो रेस्ट पार्ट होता है, जो बचता है, हम उसे क्या करते हैं, अदर पर्पस के लिए। अदर पर्पस का मतलब क्या होता है? अर्निंग। यानी जो हमने इन्वेस्ट किया है उस प्लांट को ग्रो करने में, खेती करने में, उसका वो इनकम जनरेट हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो ये सारे जो होते हैं वो अदर पर्पस होते हैं। और इसी चीज को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? खेती, एग्रीकल्चर। अब देखते हैं कि इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जो सिस्टमेटिक, जो सिस्टम बाय सिस्टम, जो बाय द टाइम टू टाइम जो प्रोसेस होता है। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, हमने शुरू में भी बात की थी कि सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट बनाना, और सॉइल को उस प्लांट के ग्रोइंग होने के लायक उस सॉइल को थोड़ा कंपोजिट बनाना, थोड़ा उसमें खाद वगैरह हो, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो, थोड़ा वाटर वगैरह हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लगिंग करते हैं, अर्थात खेत को जोतते हैं। अच्छा, जोतने से क्या होता है कि सॉइल थोड़ा भुरभुरा होता है, एयर से सॉइल मिक्स हो जाता है, और इससे और आसान हो जाता है सीड का स्प्राउटिंग, मींस सीड का जर्मिनेशन। तो ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा जब जोताई वगैरह हो गया है तो हम उसमें थोड़ा कंपोस्ट मिला देते हैं, ताकि और न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट को कोई दिक्कत ना हो जर्मिनेशन करने में। अब जब ये काम हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं। देखिए, बुआई इस एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि बुआई किया जा रहा है, बुआई कर दिए। अब बुआई करने के बाद क्या होगा कि एक प्लांट का फॉर्मेशन होगा, जर्मिनेशन करेगा प्लांट। हमने अभी पढ़ा लेक्चर में, जब जर्मिनेशन हो गया प्लांट का, तो क्या बात वहीं पे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, हमें उसे अच्छे रखने के लिए उसे मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के लिए क्या, हमें टाइम टू टाइम वाटरिंग करना होता है, टाइम टू टाइम उस पर पेस्टिसाइड वगैरह, ताकि उस पर कोई हार्म, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, है ना। प्लांट को बचाए रखना है लॉन्ग टाइम तक के लिए, तभी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। और अच्छे से ग्रो करने के लिए उसे पानी भी चाहिए। तो वाटर जब हम उस प्लांट को जब पटाते हैं, अर्थात जब उसे वाटरिंग करते हैं, तो उसे वो क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। अच्छा, अब इरिगेशन हो गया, अब प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, सीड भी डेवलप हो गए प्लांट में। लेकिन अब बात आती है कि जब जैसे सीड डेवलप होता है, तो सिर्फ हम ही आप तो खाने वाले हैं नहीं, दुनिया में बहुत सारे एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, रेट वगैरह हो गया। तो अक्सर आप अपने घरों में, आप अपने पिताजी वगैरह से सुनते होंगे कि खेत में चूहे लग गए हैं, या कोई कीड़ा मारने की दवा लानी है, या कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह लानी है, ताकि हम प्लांट को और सुरक्षित कर सकें। ऐसा क्यों होता है? ताकि हम प्लांट को अच्छे से ग्रो होने में मदद कर सकें, और उसे यानी उसे खराब होने से बचा सकें, उसे किसी इन्फेक्शन से बचा सकें, उसे किसी बर्ड के तबाही होने से बचा सकें। बहुत सारे ऐसे जानवर भी होते हैं जो फसल को तबाह करते हैं, उनसे रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं। अब ये हो गया, हमने पेस्टिसाइड छिड़क दिया, अब हमारा फसल अच्छे से तैयार है। और जब फसल तैयार है तो उसको खेत में इतना ही छोड़ देंगे, है ना, उसे फील्ड में तो नहीं छोड़ना, तो वेस्ट हो जाएगा सारा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे हार्वेस्टिंग करते हैं, या उसे कलेक्ट करते हैं, उसके मदर प्लांट से उसके सीड को अलग करते हैं। और यही कारण है कि हम जो गांव घरों में जो हार्वेस्टिंग के समय जो मशीनें यूज होती हैं, उनको एक नाम दे देते हैं हार्वेस्टर। इट्स नथिंग बट, इसका जो नाम आया है वो यहीं से आया है, हार्वेस्टिंग से ही। जो हार्वेस्टर वगैरह हम लोग गाँव में सुनते हैं, वो यहीं से आया है, हार्वेस्टिंग से ही। अच्छा, ये सिमिलरली है कि प्लांट, यहाँ पे देखिए, क्रॉप वही होता है जैसे मैंने बताया था कि मास लेवल पर जिसका प्रोडक्शन करते हैं। वो जैसे एक रोज लगाया तो वो क्रॉप, अगर हमने अपने घर में गमले में एक रोज का प्लांट लगाया, वो क्रॉप नहीं है, वो बस एक सोइंग के लिए है। लेकिन जब वही रोज का प्लांट अगर मैं लाखों की संख्या में अपने टेरिस पे लगा लूँ, खेती एग्रीकल्चर के पर्पज से, तब वो कहना जाएगा क्रॉप। क्रॉप क्या? द प्लांट ऑफ द सेम काइंड
grown on the large scale at the particular place during the particular time are called crop. यानी particular time के लिए, है ना? कोई भी प्लांट हम ग्रो करते हैं तो उसका एक समय होता है, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए दिनों दिन हमारा जब तक लाइफ चलते जा रहा है, नहीं, उसका एक टाइम होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। कोई किसी का लाइफ साइकिल 1 सीजन होता है, किसी का लाइफ साइकिल 2 सीजन होता है, किसी का लाइफ 3 सीजन होता है। इस टाइप से लाइफ साइकिल डिवाइडेड होते हैं, हर एक प्लांट का लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। देखिए ये होता क्या है, सिंपल, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट, है ना? यहाँ पे देखिए इसमें इसका नाम, इसका जो मीनिंग है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। इंसेक्ट मतलब क्या, कीड़ा, और इंसेक्टिसाइड मतलब होता है केमिकल, यानी वो केमिकल जो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किया जाए उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड। सिमिलरली द पेस्टिसाइड, सेम, इसमें क्या है, जो पेट्स वगैरह को मारने में यूज होता है, जैसे हो गया रेट हो गया, बर्ड हो गया, जैसे बर्ड के हमले से हम लोग, अच्छा हम लोग गांव में देखते होंगे कि जब मक्की की खेती होती है तो सबसे ज्यादा जो किसानों को, हमारे फादर वगैरह को, हम लोगों के जो पिताजी होते हैं उनको डर क्या होता है कि जो चिड़िया का हमला ना, बर्ड्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं फसल को, मक्का वगैरह को, तो उन सबसे बचने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड। तो ये था इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉप के बारे में। देखिए जैसा कि हमने भी पहले बात किया था कि कोई की क्रॉप का जो एक लाइफ साइकिल होता है वो अलग अलग होता है, किसी का 1 सीजन होता है, किसी का 2 सीजन होता है। तो हमने क्या किया कि सीजन के नहीं, उसके लाइफ साइकिल के आधार पर हमने क्रॉप को क्लासिफाइड कर दिया 2 पार्ट। एक को हमने कह दिया खरीफ क्रॉप और एक को हमने कह दिया रबी क्रॉप। हमने ऐसा क्यों कहा, देखिए इसका लाइफ साइकिल फिर इसका हमने क्लासिफाइड, इसका लाइफ साइकिल क्या है। जब मैं खरीफ क्रॉप की बात करूं, इसका लाइफ साइकिल होता है जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक, जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक, यानी इसका जो लाइफ साइकिल है ये इसी के बीच में होता है। यानी जून जुलाई में अगर आप इसको बो रहे हैं तो आप अक्टूबर नवंबर तक ये पूरी तरह से इसका लाइफ साइकिल खत्म होगा और आप इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, अच्छा ये रेनी सीजन में, अच्छा ये तो नॉर्मल भी बात है, हम लोग जानते हैं कि जून और जुलाई के बीच में, जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो रेनी सीजन में ही होता है। और पानी क्योंकि एक जरूरी चीज है, मॉइस्चर एक सीड को ग्रो होने के लिए, ये अलग बात है। अच्छा खरीफ फसल में एक और चीज होता है कि खरीफ फसल में वैसे फसल आते हैं जिनको पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, उनको जर्मिनेशन के लिए, उनका जर्मिनेशन अच्छे से होने के लिए उन्हें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जैसे राइस हो गया, राइस में के जब राइस की खेती वगैरह होती है गांव में तो हम लोग देखते हैं कि जो फील्ड होता है हमारा वो पानी से डूबा होता है, तभी उसमें राइस के जो प्लांट्स होते हैं वो बोए जाते हैं। तो ऐसे जो जितने भी हैं खरीफ क्रॉप जितने भी होते हैं, चाहे वो सोयाबीन की मैं बात करूँ चाहे ग्राउंड नट की बात करूँ, इसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है इनके मुकाबले, रबी के क्रॉप के मुकाबले। देखिए रबी क्रॉप क्या होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो नवंबर टू अप्रैल होता है। ये विंटर सीजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं, सही बात है कि इस टाइम में विंटर होता है, ठंडी होती है। अच्छा इसमें वीट, ग्राम, मस्टर्ड और पी यानी मटर, ऐसे ढेरों सारे, चना भी रबी फसल है जो हम शुरू में देखे थे एग्जाम्पल, ये चना वगैरह भी रबी क्रॉप ही है। अच्छा इसमें पानी की मात्रा चाहिए होती है लेकिन बहुत ना के बराबर। आपने एक बार इनका प्लांट अगर स्प्राउट हो गया है देन बस एक बार आप सीजन में इसके बिटवीन आप इसे इरिगेशन कर दें, देन उनके बाद पानी की जरूरत नहीं होती। तो ये था आज तक का लेक्चर, हमारा जर्मिनेशन से लेके क्रॉप तक का सफ़र। आज का लेक्चर यहीं तक, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।